हाँ भाई, वेरी गुड इवनिंग। ऑल आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी यहाँ पे? गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो भाई, आगे बढ़ना चालू करें। हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना था कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। स्टार्ट करें पढ़ना इसको। यहाँ पे कोई डाउट पहला कुछ हो तो बता दो। पहले का कोई डाउट हो तो बता दो। नो सर। नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना चालू करते हैं, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब देखो, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है। गवर्नेंस का मतलब स्पेसिफिकली हिंदी में होता है शासन करना। वर्ड सुना है शासन करना आप लोगों ने कभी? शासन, यस सर। ठीक है। राजा महाराजाओं का शासन हुआ, फिर उसके बाद आपका ब्रिटिश राज आ गया, ब्रिटिशर्स ने हम पे शासन किया। फिर जो है बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनी, तो उसका शासन आ गया। तो अब कुछ शासन अच्छे थे, कुछ शासन बुरे थे, ये नहीं थे? यहाँ पर हमारे यहाँ पे कुछ शासन अच्छे रहे, कुछ शासन बुरे रहे। किसी ने हमको अच्छी तरीके से गवर्न किया, किसी ने हमको जो है वो अच्छी तरीके से गवर्न नहीं किया। जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो फिर अब जब कॉर्पोरेट वर्ड जोड़ दिया तो इट इज रिलेटेड टू द कंपनीज। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो इन कंपनीज को भी चलाने के जो तरीके हैं, कैसे आप उनको रन कर रहे हो, कैसे आप उनको ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, यही कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ऐसा कोई ज्यादा मतलब तो नहीं है। इसका मतलब बस इसी तरीके से कि भाई किस तरीके से आप कंपनी को ऑपरेट करते हैं, कैसे आप कंट्रोल करते हैं, कैसा आपका शासन है कंपनी को चलाने का। आ गया समझ में? क्लियर है? सिंपल सी चीज है ये तो। यस वर्ड सर। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से, वर्ड से अपने आप में कुछ मतलब नहीं है। इसका मतलब बस इतना सही है किस तरीके से कंपनी को आप ऑपरेट कर रहे हो, कैसे आप अपना बिजनेस चला रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब चीजें, ठीक है। ये हम लोग देख लेते हैं आगे। और इन्होंने बोला कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है या कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो हमारा जो एम है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, वो ये इंश्योर करना है कि कंपनी को इस तरीके से चलाया जाए जिसमें शेयर होल्डर्स का भी फायदा हो, एम्प्लॉयज का भी फायदा हो, और जो भी दूसरे की स्टेक होल्डर्स हैं जिनका भी इंटरेस्ट कंपनी के साथ जुड़ा है, उन सबका फायदा हो। इस तरीके से हमको किसी भी कंपनी को चलाना चाहिए। सिंपल सी बात है। आगे बात समझ में आप लोगों को यहाँ पे? यस सर। कहने का मतलब ये कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरीके से शासन करेंगे, कैसे हम लोग अपनी कंपनी को चलाएंगे, इससे सिर्फ कुछ लोगों का फायदा नहीं, बल्कि सभी इंटरेस्ट होल्डर्स का बेनिफिट होना चाहिए। इंटरेस्ट होल्डर्स में मेनली शेयर होल्डर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, ये सब आ गए, ठीक है। और एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एम ये भी होता है इज टू ट्राई एंड प्रिवेंट कंपनी डायरेक्टर्स फ्रॉम अब्यूजिंग देयर पावर। देखो, सम कंपनी के अंदर सबसे पावरफुल जो लोग होते हैं वो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, निदेशक होते हैं। तो वो अपनी पावर का अब्यूज नहीं करें। अब्यूज मतलब इस तरीके से उन पावर को यूज नहीं लें कि भाई उससे सिर्फ उन्हीं का फायदा और दूसरों का नुकसान हो। अब्यूज करने का मतलब ये होता है, पावर को अब्यूज करने का मतलब जब आप उसका गलत फायदा उठाने लग जाते हो, ठीक है। तो वो अपनी पावर का गलत फायदा नहीं उठाएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डायरेक्टर, अब इन्होंने एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया है कि हो सकता है भाई डायरेक्टर्स अपनी पावर का फायदा उठा रहे हो और अपने लिए तो अच्छी सैलरी डिसाइड कर लें, खुद तो पैसा निकाल लें कंपनी से, ठीक है, और एम्प्लॉयज को पैसा ना दें, बोले कि भाई कंपनी में नुकसान हो रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। या हो सकता है वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से मना कर दें।
खुद आप अच्छी सैलरी ले रहे हो, शेयर होल्डर को बोल रहे हो डिविडेंड नहीं देंगे, कंपनी में पैसा नहीं है। ये अब्यूज ऑफ पावर के सर्टेन एग्जांपल्स है। आई बात समझ में क्लियर यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. The aim is to try and prevent company director from abusing their power which may adversely affect their stakeholders group. ठीक है। अब कुछ मेजर स्कैंडल्स के इन लोगों ने सर्टेन कुछ एग्जांपल दिए हैं। एक एनरॉन के बारे में तो मैंने आपको लास्ट वाली उसमें ही बनाया था, उसके बारे में थोड़ा इन्होंने डिटेल में पढ़ाया है, वो देखेंगे भी क्या हुआ था। In response to major scandal, example, Enron regulators sought to change the rules surrounding the governance of company, particularly public-owned companies. So, जब ऐसे बड़े-बड़े स्कैंडल हुए तो उनसे जो है उन्हें देख करके कि भाई फ्यूचर में इस तरीके के स्कैंडल नहीं हो, स्कैम नहीं हो, देश भर की, दुनिया भर की जो सरकारें हैं, उन्होंने कंपनी की गवर्नेंस के लिए पर्टिकुलरली वो कंपनी जो कि पब्लिकली ओन्ड थी, क्योंकि वहां पे पब्लिक का पैसा बहुत इन्वॉल्व होता है, तो उसके लिए कुछ रेगुलेशंस या कुछ लॉज जो है वो फ्रेम किए हैं। यूएस के अंदर सार्बेन्स ऑक्सली एक्ट बनाया गया है। ये जो एनरॉन कंपनी थी वो यूएस की ही थी, तो जब इसमें स्कैंडल हुआ तो उसके बाद सार्बेन्स ऑक्सली एक्ट 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें गवर्नेंस को लेके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके रिग्यूरस वर्ड का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, कुछ स्ट्रिक्ट यहाँ पर जो है वो लॉस फ्रेम करे गए हैं। यूके के अंदर अपना यूके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है। अब ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, यूके का अपना खुद का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है। कोड मतलब हो गया अपने आप उनका एक खुद का कानून है यूके के अंदर, जिसमें मेंशन्ड है कि किस तरीके से कोई कंपनी यूके के अंदर जो है वो बेसिकली गवर्न करेगी। ठीक है, और इस चैप्टर में और है कुछ नहीं, हमको ये यूके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड ही पढ़ना है बेसिकली। ठीक है भाई, आ गया समझ में? आता सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, वो तो यूएस बेस्ड है, हमारी पढ़ाई यूके बेस्ड है। यूके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है क्या, ये हम लोग देख लेंगे। आया समझ में? यहाँ तक सिंपल है, तो बेसिक हम लोगों ने ज्यादा कुछ डिटेल पढ़ा नहीं है। यहाँ तक आ गया समझ में भाई क्लियरली? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि Yes, भाई sir. अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होने के क्या फायदे हैं? ज्यादा कुछ है नहीं इसमें समझाने लाइक, अच्छी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आपको मिलेगी, अकाउंटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, आपका जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी आप काम करोगे उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, आप रिस्क को बेटर, ज्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर पाओगे, और मिसमैनेजमेंट की जो संभावना है वो यहाँ पे जो है वो कम हो जाएंगी। कुछ हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट फेलियर्स के बारे में वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। कार्लियन करके कंपनी है, आई डोंट नो आपने इसका नाम सुना होगा नहीं सुना होगा। तो 2018 में लिक्विडेशन में चला गया था। लिक्विडेशन वर्ड का मतलब समझते हो क्या होता है? सुना है? लिक्विडेशन Yes, एक sir. प्रोसेस है जिसमें कंपनी को बंद कर दिया जाएगा ना, उसके एसेट्स जो हैं वो बेच करके यहाँ पर उसकी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देते हैं। ठीक है, एसेट्स को बेच देते हैं, एसेट्स को खत्म बेच करके, और जो है वो लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया था, और फिर कंपनी को बंद कर देते हैं। तो अब ऐसा क्या हुआ कि भाई इसको लिक्विडेशन में चली गई। ठीक है, 1.5 बिलियन पाउंड के डेप्ट इनके ऊपर थे। मेजर कॉन्ट्रैक्टर थी यूके गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट के अस्पताल बनाने से लेकर के स्कूल और बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट थे। यूके की लगभग सेकंड लार्जेस्ट कंपनी थी, और कम से कम 43,000 एम्प्लॉयज थे। तो ऐसा क्या हो गया कि भाई कंपनी को बंद करना पड़ेगा। बहुत सारे कम प्रोजेक्ट्स भी थे, लेकिन ये अपने प्रोजेक्ट्स को रियलिस्टिकली प्राइस नहीं कर पाए, रिजल्टिंग इन ह्यूज कॉस्ट ओवररन एंड लॉसेस बीइंग मेड। है ना, आपको अपने प्रोजेक्ट को कॉस्ट करना होता है कि भाई कितना खर्चा इसके ऊपर आएगा, क्या है। दिसंबर 2017 में एक मेजर बैंक था यूके ने जिनको इनको पैसा उधार देने से मना कर दिया था। 2017 में, दिसंबर 2017 ने एक बैंक ने मना कर दिया, भाई आपको और उधार नहीं दे सकते, जिस वजह से जो कार्लियन है वो फिर लिक्विडेशन में चली गई। ठीक है, और सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स आई, सबको नुकसान हुआ होगा भाई, कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ, एम्प्लॉयज को नौकरियों से निकाल दिया गया। ठीक है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स इनके पास थे वो कंप्लीट नहीं हो पाए। तो यूके के अंदर एक बड़ा जो है वो इकोनॉमिक झटका था कार्लियन का लिक्विडेशन में जाना। बट ठीक है, जो हुआ हुआ। अच्छा, मेजर रीजन इन लोगों ने क्या दिया कि भाई कार्लियन लॉस में क्यों गई? One of the issues highlighted by Carlian was that of executive pay. Executive earning significant amount of money despite running the company into the ground. अब ये कह रहे हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव मतलब जो डायरेक्टर्स थे कंपनीज को, उनको जो है
वो पैसा कंपनी से ले रहे थे, तब भी ले रहे थे जब कंपनी नुकसान में चल रही थी, कंपनी का पैसा नहीं था, तब भी थे जो है वो वहां से विड्रॉ कर रहे थे। In 2016, the former chief executive director earned more than 2 million pound. तो 2016 में जो पहले चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था उसने 2 मिलियन पाउंड अर्न किए। The Institute of Directors has said that the collapse of Carlyon was due to lack of effective governance. Director remuneration allowed them to benefit despite the collapse of the company as there were no clawback condition. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई कंपनी की कुछ भी स्थिति हो, डायरेक्टर्स ने इस तरीके से कर रखा था कि भाई हम तो हमारा पैसा निकालेंगे, डायरेक्टर्स तो अपनी सैलरी उठा ही रहे हैं, डायरेक्टर्स को जो पैसा मिल रहा है मिल ही रहा है। ठीक है, ये अब्यूज ऑफ पावर है कि भाई कंपनी तो नुकसान में चल रही है, घाटे में चल रही है, डायरेक्टर्स क्योंकि पावर में है तो डायरेक्टर्स कह रहे हैं भाई हम तो हमारा पैसा निकालेंगे। यस और नो? Yes, sir. ये अब्यूज ऑफ पावर ही कहलाएगा। तो क्योंकि अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं था, डायरेक्टर्स अपनी पावर को अब्यूज कर रहे थे, ठीक है, और इस वजह से जो है ये कंपनी लिक्विडेशन में गई, ऐसा इनका कोई इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स है उनका मानना है। ठीक है, द कोलैप्स ऑफ कार्लियन है आल्सो रिटर्न फोकस टू बिग अकाउंटिंग फर्म्स एंड दे पार्ट इन allowing companies to fail by not having raised the alarm much earlier। और कार्लियन के फेलियर से बहुत सारी बड़ी अकाउंटिंग फर्म्स के ऊपर भी क्वेश्चन उठा कि भाई आपने क्यों नहीं बताया कि इनके यहाँ पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये तो केस हो गया यूके का। एक एनरॉन जो थी वो यूएस की कंपनी थी, 2000 में एक एनर्जी बेस्ड कंपनी थी, 22,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज थे इनके, 101 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू था। लेट 2001 में इन्होंने भी बैंक्रप्सी फाइल कर दिया। बैंक्रप्सी लिक्विडेशन नहीं है, वन एंड द सेम थिंग है, इन्होंने भी फाइल कर दिया भाई हम बैंक्रप्ट हो चुके हैं, हम दिवालिया हो चुके हैं, हम हमारे लोगों को पैसा नहीं चुका सकते। ठीक है, और जब इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पता लगा कि भाई यहाँ पर तो बड़ा अकाउंटिंग फ्रॉड हुआ था जिस वजह से ये कंपनी डूब गई। इन द वेक ऑफ फ्रॉड केस द शेयर्स ऑफ एनरॉन, और जो ये फ्रॉड हुआ कंपनी बंद हुई तो $90 पे ट्रेड हो रहा था शेयर इनका, और कुछ ही सेकंड्स में फ्यू सेंट्स, मतलब कोड़ियों के भाव चला गया। ऐसा इस तरीके से समझा जा सकता है, मान लो कि कोई शेयर है वो 1,000-1,500 रुपए में इंडिया में ट्रेड हो रहा है, और जो है फिर 2-4 रुपए में भी कोई खरीदने वाला नहीं है, ऐसा इनके शेयर्स के साथ हो गया। आ गया समझ में? क्लियर है Yes, sir. यहाँ पे? तो एनरॉन में ये Yes, सब कुछ sir. हुआ। ऑडिटर जो था आर्थर एंडरसन, इसका कंपनी का जो ऑडिटर था एनरॉन का, उसके ऊपर भी आरोप लगे, वर अक्यूज्ड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस एंड फोर्स टू स्टॉप ऑडिटिंग पब्लिक कंपनीज, इसके ऊपर भी आरोप लगे। ठीक है, और इसे फिर पब्लिक कंपनीज के ऑडिट करने से रोक दिया गया। ठीक है, बाद में हालांकि कुछ रिलीफ इसको यहाँ पर मिला है, वो ठीक ठीक है, वो क्या हुआ वो तो ज्यादा हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। पहले जब इन्वेस्टिगेशन हुई सब हुई तो जो इस कंपनी का ऑडिटर था उसके ऊपर भी आरोप लगे थे, और फिर जो है वो पब्लिक कंपनीज को ऑडिट करने से इसको रोक दिया था। This was just one of a number of a high-profile fraud to occur at that time. The Enron scandal is an example of the abuse of trust placed in the management of publicly traded company by investors. This abuse of trust usually takes one of two forms: direct extraction from the company of excessive benefit by management, manipulation of share price by। तो अब ये यूजुअली इन्होंने बोला कि भाई ये अब्यूज होता कैसे है, या तो भाई डायरेक्टर्स क्या करते होंगे, कंपनी से एक्सेसिव बेनिफिट ले लेते हैं, ठीक है, सैलरीज के फॉर्म में हो सकता है, पेंशन के फॉर्म में हो सकता है, शेयर ऑप्शंस हैं, या कंपनी के एसेट्स को बहुत ज्यादा यूज में ले रहे हो, या फिर कई बार ये डायरेक्टर्स जो लोग होते हैं ना, जो कंपनी की मेजर पावर में होते हैं, ये लोग शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। अब शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है, एंड एक तरीका इसका अकाउंटिंग भी है। आप अकाउंटिंग से भी तो शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हो। भाई शेयर का प्राइस बढ़ेगा कब, कोई बता सकता है मुझे शेयर का प्राइस कब बढ़ेगा? किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा कब? जब कंपनी को प्रॉफिट हो। जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ, अल्टीमेटली बात है। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल दिख रही है तो उसके शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे। तो हम अकाउंटिंग में फ्रॉड करके, हम अकाउंटिंग इस तरीके से करें कि भाई हमारे प्रॉफिट जो है वो ज्यादा दिखे, तो आप इस तरीके से शेयर के प्राइसेस को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, यूजुअली सो दैट शेयर्स इन द कंपनी कैन बी सोल्ड और ऑप्शंस कैश्ड इन। तो आप इनके इनके प्राइसेस को जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, और जब ये कंपनीज में फ्रॉड हुए तो फिर सरकारों ने, रेगुलेटर्स ने, रेगुलेटिंग अथॉरिटीज जो हैं, उन्होंने कुछ कड़े कदम उठाए। उनमें से एक यूएस के अंदर देखेंगे तो सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट 2002 इंट्रोड्यूस किया गया,
और यूके के अंदर जो है यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड यहाँ पे बनाया गया। ठीक है भाई, आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा। पहली बात तो जो यूके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है वो मेजर आया कहां से, वो हम लोग देख लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यूके की है, और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट इसका नाम है। बहुत सारे देश इसके मेंबर्स हैं, स्पेशली आपकी जो यूनाइटेड किंगडम्स की कंट्रीज हैं, यूएस है, इंडिया है, ये सारी कंट्रीज जो है बेसिकली इसके मेंबर हैं। अभी काम क्या करता है, नाम से आपको पता चल रहा होगा, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। बेसिकली ये है कि भाई जो भी इसके मेंबर नेशंस है, सदस्य जो भी देश हैं, वो आपस में जो है वो बिजनेस में एक दूसरे को कॉपरेट करें, और जो है डेवलपमेंट जो है इन देशों के अंदर हो, तो अपने मेंबर्स के लिए ये बेसिकली काम करता है। तो इसने बेसिकली कुछ सिद्धांत यहाँ पर दिए कि भाई जो भी इसके मेंबर नेशंस हैं वो लोग अपने वहां पर कानून बनाए और इन सिद्धांतों पर कानून बनाए। क्या है इसके 6 ओईसीडी प्रिंसिपल्स, ये हम लोग देख लेते हैं। ओईसीडी का समझ में आ गया, ज्यादा डिटेल में जाना, बस हाँ ठीक है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और जो है वो बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर्स हैं, और उनके बीच में ट्रेड प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिकली आपस में एक दूसरे को कंट्री कॉपरेट कर रहे हैं और डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इसके यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के 6 प्रिंसिपल है, कैसे किसी कंपनी को, कैसे किसी बिजनेस को जो है वो कैसे उसका शासन होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे उसको गवर्न करना चाहिए, उसको लेकर के 6 प्रिंसिपल्स हैं जो कि पॉलिसी मेकर्स को, मतलब हमारी सरकारों को मदद करते हैं। इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेसिस पर हमारी सरकारें, हमारी गवर्नमेंट हमारे देश में कानून बनाएगी। ठीक है, इंश्योरिंग द बेसिस ऑफ एन इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, 6 ओईसीडी में से पहला है इंश्योरिंग द बेसिस। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, एक अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए आपको एक आधार बनाना चाहिए। बेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, एक आधार, एक बेस होना चाहिए। तो कोई भी कंपनी जो है वो पहले एक बेस बनाए कि भाई एक बेस बना करके फिर जो है उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करें। पहला पॉइंट इनका ये, राइट एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड की ओनरशिप फंक्शन। आपकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है उसमें शेयर होल्डर्स को बराबरी का अधिकार होना चाहिए, उनको बराबरी से आप ट्रीट करोगे। की ओनरशिप फंक्शंस क्या होंगे, की ओनरशिप फंक्शंस मतलब जो मेजर ओनर है, जैसे भाई रिलायंस के मैटर में अंबानी जी हैं, तो उनके क्या फंक्शन होंगे, उनको क्या काम करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लेकर के आपके रूल होने चाहिए, स्टॉक मार्केट को लेकर के होने चाहिए, और इसके अलावा स्टेक होल्डर्स का कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या रोल रहेगा, डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी को लेकर के आपके रूल होने चाहिए, और बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये किसी कंपनी के लिए नहीं बोल रहा मैं पर्टिकुलरली, ये मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे देश की सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे पॉलिसी बनाती है, कानून बनाती है, तो वो किन सिद्धांतों पे बनाएगी, तो उसमें ये सब चीजें होनी चाहिए। कहने का मतलब ये, आगे समझ में क्लियर है आप लोगों को यहाँ पे? Yes, sir. ठीक है, ये मेरे लिए नहीं बोला गया, ये किसी कंपनी के लिए नहीं बोला गया, ये गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइन है। अगर गवर्नमेंट कल को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर यहाँ पे इस चीज के ऊपर लॉ फ्रेम करना है, तो फिर इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखे और फिर वो लॉ फ्रेम करे। वो ध्यान, लॉ फ्रेम करते वक्त ये सब चीजें ध्यान रखे कि हाँ ये सब चीजें हों उसके अंदर। अब ये कह रहे हैं कि जो यूके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है उसके अंदर ओईसीडी के प्रिंसिपल्स आपको रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, और पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादा पैसा इनके अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, अब है क्या यूके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, वो हम देख लेते हैं। देखो, जो यूके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है वो 5 पार्ट्स में बटा हुआ है। कितने पार्ट्स में बटा हुआ है यहाँ पे, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। कितने पार्ट्स में भाई, ये हमारा ये पूछा सकता है भाई कितने पार्ट्स में, 5. 5 Parts. पार्ट्स में आपको। पहला पार्ट बात करता है बोर्ड की लीडरशिप के बारे में। दूसरा पार्ट बात करता है किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, जिम्मेदारियों का डिवीजन किया जाएगा। कंपोजिशन, सक्सेशन, इवेल्युएशन थर्ड पार्ट है हमारा। ऑडिट, रिस्क और इंटरनल कंट्रोल, और पांचवा जो है हमारा रिवोल्यूशन है। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा कोड है यहाँ पे, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक एक पार्ट हम लोग पढ़ लेंगे।
ठीक है, द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ द कोड आर गिवन बिलो. The code does not set out rigid set of rules. Instead, it offers flexibility through the application of principles and comply with them. तो ये जो कोड है ना यूके का गवर्नेंस, अब इस कोड के अंदर रूल नहीं है रिजिड. तो रूल नहीं है तो फिर सर क्या है ये कोड, क्या मतलब है, कैसा लॉ है ये? तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि भाई कंपनीज को ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करे through the application of principles and comply or explain provisions supporting guidance. तो बेसिकली यूके का भी जो कोड है उसके अंदर कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है कि भाई कंपनी को ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा. इन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिन जो प्रिंसिपल्स हमारे को फॉलो करने हैं. क्या करने हैं भाई, प्रिंसिपल्स हमको यहाँ पे फॉलो करना. कोड है तो सही, लेकिन इसके अंदर रिजिड सेट ऑफ रूल्स नहीं. आगे समझ में क्लियरली यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो रूल तो अपने पास नहीं है यूके के कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड में, बल्कि हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिनको कंपनी जो है वो यूज में ले और अपने लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो जैसे भी आप करते हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे आप करोगे, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपको इन प्रिंसिपल्स का यूज लेना चाहिए. अब प्रिंसिपल्स हैं क्या? बोर्ड, लीडरशिप एंड कंपनी पर्पस. अच्छा, 5 पार्ट. तो पहला बोर्ड की लीडरशिप के बारे में और कंपनी के पर्पस के बारे में बात करेगी. तो जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं. सक्सेसफुल कंपनीज लेड बाय एन इफेक्टिव बोर्ड हुज रोल इज टू प्रमोट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस thereby generating value for the shareholder. तो पहला जो बोर्ड के लिए प्रिंसिपल इन लोगों ने दिया, इन्होंने दिया कि भाई कोई भी कंपनी, कोई भी सक्सेसफुल कंपनी इज लेड बाय मतलब लीडर वर्ड से लेड बाय. तो कोई भी जो कंपनी सक्सेसफुल होती है ना उसको एक चलाया जाता है बाय एन इफेक्टिव बोर्ड. कौन चलाता है भाई एक सक्सेसफुल कंपनी को? एक इफेक्टिव बोर्ड चलाता है. इफेक्टिव बोर्ड मतलब ऐसा बोर्ड जो कि टाइम बाउंड वर्क करे और जो है वो एफिशिएंटली काम करे. तो ऐसे बोर्ड जो है वो एक सक्सेसफुल कंपनी चलाता है. whose role is to promote long term sustainable success thereby generating value for the. और उस इफेक्टिव बोर्ड का रोल ये होना चाहिए कि भाई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस की हम बात करें, प्रमोट करें. हमें सिर्फ शॉर्ट टर्म में सक्सेस नहीं चाहिए. तो एक सक्सेसफुल या फिर एक इफेक्टिव बोर्ड का रोल ये है कि भाई किस तरह की सक्सेस के लिए वो काम करे, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस के लिए काम करे. कैसी सक्सेस के लिए काम करें यहाँ पे? लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस के लिए काम करे, ताकि जो है वो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू जनरेट कर पाए. शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपका बोर्ड काम कर रहा है ना, या आपकी कंपनी को इस तरीके से चला रहा है कि भाई ठीक है कम समय में प्रॉफिट हो जाए, और लॉन्ग टर्म का उसको कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरीके से आने वाले 50 सालों में हमारी कंपनी को मैं देखता हूँ क्या क्या करती है, तो ज्यादा दिन आपकी कंपनी फिर चलेगी नहीं. तो पहला प्रिंसिपल इन लोगों ने ये दिया है कि भाई इफेक्टिव बोर्ड हो पहली बात, और लॉन्ग टर्म सक्सेस सस्टेनेबल सक्सेस के लिए वो काम यहाँ पर करे. ये इन्होंने पहला प्रिंसिपल दिया ना. व्हाट इज द सेकंड प्रिंसिपल? बोर्ड को कंपनी के पर्पस, वैल्यू और स्ट्रेटेजीज को स्टैब्लिश करना चाहिए. बोर्ड के काम बताए गए हैं बेसिकली यहाँ पर कि बोर्ड का काम क्या है. कंपनी का पर्पस आप स्टैब्लिश करो, वैल्यू आप स्टैब्लिश करो, और स्ट्रेटेजी आप स्टैब्लिश करो. आप बनाओ कि भाई हमारी कंपनी का पर्पस क्या है, क्यों ये कंपनी हम लोगों ने फॉर्म की है. आजकल आप लोगों ने वो देखा है जो है वो टीवी पे सीरियल आता है जो कि स्टार्टअप्स को फंड करते हैं. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या नाम है उसका, मैं भूल गया. Shark Shark Tank. Tank. तो जब आपने कोई भी देखा होगा, कोई भी एंटरप्रेन्योर विल कम एंड दे बेसिकली डिटेल देम रिगार्डिंग द कंपनी के, हमारी कंपनी ये हम ये प्रोडक्ट. तो वो सबसे पहले उनसे क्या पूछते हैं कि ठीक है आप सब बातें ठीक है, पहले आपको बताओ कि भाई आपकी कंपनी बनाने के पीछे आपका पर्पस क्या है. तो आपने देखा होगा कई बार जो है उनके जवाब क्या होते हैं कि भाई जैसे किसी एक एंटरप्रेन्योर है, उसने एक जो है वो व्हीकल डेवलप किया जो पोल्यूशन नहीं करेगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा. सो दे basically tell them the vision for starting this company. अपना बिजनेस या अपना कंपनी को स्टार्ट करने के पीछे उनका विजन क्या है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, हाउ दे विल सॉल्व सम सर्टेन प्रॉब्लम. हाँ भाई दुनिया में ये प्रॉब्लम है
और हमारा प्रोडक्ट जो है वो उसको उस तरीके से सॉल्व करेगा. सो दैट इज बेसिकली माय पर्पस ऑफ स्टार्टिंग माय कंपनी. ये चीज देखिए आप लोगों ने, उसमें वो लोग पूछते हैं, हाँ है ना. Yes, sir. तो ये काम जो है वो बोर्ड का है. बोर्ड मतलब जो भी कंपनी के मेजर डायरेक्टर्स हैं उनके ग्रुप को बेसिकली हम यहाँ पे बोर्ड बोलते हैं ना. डायरेक्टर्स के ग्रुप को बोर्ड बोला जाता है. किसको बोर्ड बोला जाता है यहाँ पे? डायरेक्टर्स के ग्रुप को. तो उनका काम है कि कंपनी का पर्पस वो लोग एस्टैब्लिश करें कि भाई किस उद्देश्य से, किस पर्पस से हमने इसको बनाया है, क्या वैल्यूज हम लोग फॉलो करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये एस्टैब्लिश करना उनका काम. आ गया भाई समझ में? यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. उसके अलावा बोर्ड का और क्या काम बनता है? शुड इंश्योर दैट द नेसेसरी रिसोर्सेज आर इन प्लेस फॉर द कंपनीज टू मीट इट ऑब्जेक्टिव. तो कंपनी को अपने उद्देश्यों को अचीव करने के लिए जो भी रिसोर्सेज होंगे, अब आपके रिसोर्सेज फाइनेंशियल हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, फिजिकल हो सकता है. तो सभी रिसोर्सेज अवेलेबल कराना कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, ये आपके बोर्ड का काम है. आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ पे ये चीज? Yes, sir. ये फिर बोल रहे हैं द बोर्ड शुड इंश्योर दैट द नेसेसरी रिसोर्सेज आर इन प्लेस फॉर द कंपनी टू मीट द बोर्ड शुड एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर इफेक्टिव कंट्रोल्स टू इनेबल रिस्क टू बी असेस्ड एंड मैनेज. और जो सेकंड बात इसमें बोली है कि कंट्रोल्स आपको सेटअप करने पड़ेंगे, इस तरीके के कंट्रोल जो कि आने वाले समय में आपको ये बता सके कि आपके बिजनेस का क्या रिस्क है और जो है हम उस रिस्क को मैनेज कर पाए. इस तरीके के कंट्रोल स्टैब्लिश करना, ये हमारी जो है वो बोर्ड का काम है. कंट्रोल का मैंने एक सर्टेन एग्जांपल आपको दिया था कि कभी बस में ट्रेवल करते हो तो आप देखते हो कि भाई कंडक्टर आता है, चेकिंग करता है. याद है वो कंट्रोल आपको, जो मैंने फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी? याद है, नहीं याद है? आया ना? क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अरे सर, हाँ, मैंने एक एग्जांपल दिया था ना भाई. कंट्रोल का मतलब क्या? देखो, कंट्रोल शब्द का मतलब है स्पेसिफिकली टू ऑडिट, कि भाई ऐसे मेजर्स जिससे आप ये इंश्योर करोगे कि भाई बिजनेस में फ्रॉड नहीं हो और गलतियां नहीं हो. और वो कैसे होगा? कुछ ना कुछ आपको सिस्टम एंड प्रोसीजर तो सेटअप करना पड़ेगा ना. तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप बस में ट्रेवल गए, कोई किसी व्यक्ति ने जो वो टिकट खरीदा, फिर वो बस में आके बैठ गया, फिर आपने देखा एक कंडक्टर आया, उसने आके चेक किया टिकट कि हाँ भाई आपके पास वैलिड टिकट है. तो वो जो कंडक्टर का चेकिंग करना है, ये एक तरीके का कंट्रोल है which is basically set up by the owner of the business. जो भी उस बिजनेस का ओनर है उसने सेटअप किया. वो क्यों किया है? क्योंकि दे वांट टू मेक श्योर कि भाई ऐसे पैसेंजर्स तो ट्रेवल नहीं कर रहे हैं जिनके पास कोई टिकट नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनके बिजनेस को नुकसान है. तो लॉस को रोकने के लिए उन्होंने वो कंट्रोल सेटअप किया है. आई बात समझ में? है ना? Yes, sir. यस सर, ठीक है, ये एक छोटा सा कंट्रोल है. अब मैं बात ये नहीं कर रहा कि भाई कंट्रोल का काम सिर्फ इतना है. हम बिजनेस में ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है कंट्रोल का. कंट्रोल्स बहुत सारे हो सकते हैं, एन नंबर, वो डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस. लेकिन ये कंट्रोल सेटअप करने की ड्यूटी किसकी है, ये जिम्मेदारी किसकी है, कौन बनाएगा ये कंट्रोल? अल्टीमेटली बनाएगा कौन कंट्रोल? इट विल Director. बी फॉर्म्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है. अकॉर्डिंगली भाई कंट्रोल का काम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो काम डेलीगेट भी हो सकता है कि भाई बहुत सीनियर मैनेजमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो. बोर्ड का काम ऐसे कंट्रोल्स बनाना है जो कि बिजनेस के रिस्क का असेसमेंट भी करे, और जो है उससे कैसे कल को बचा जा सकता है. इस तरीके के कंट्रोल किसको स्टैब्लिश करने चाहिए? हमारे बोर्ड को स्टैब्लिश करने चाहिए. क्लियरली बात समझ में आई आपको यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ये इन लोगों ने यहाँ पर कुछ हमको प्रिंसिपल्स दिए. द बोर्ड शुड इंश्योर इफेक्टिव मैनेजमेंट विद एंड एनकरेज पार्टिसिपेशन फ्रॉम शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर. कुछ ज्यादा है नहीं, कोशिश इनको करना है कि भाई इफेक्टिव मैनेजमेंट इंश्योर करना है इनको, और शेयर होल्डर्स का और दूसरे स्टेक होल्डर्स को एनकरेज करें कि भाई आप भी पार्टिसिपेट कीजिए. आप भी अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई इंफॉर्मेशन है जो आप कंपनी के साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप कीजिए. ठीक है. द बोर्ड शुड इंश्योर दैट वर्कफोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस आर कंसिस्टेंट विद द कंपनीज वैल्यू. द वर्कफोर्स शुड बी एबल टू रेज मैटर ऑफ कंसर्न. और इसके अलावा बोर्ड का काम ये बनता है कि भाई
बोर्ड ये इंश्योर करे वर्कफोर्स से मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज हो गया बेटा। क्या मतलब हो गया वर्कफोर्स से यहाँ पे? मतलब वर्कफोर्स से आपका मतलब है यहाँ पे एम्प्लॉयज। ठीक है, क्लियर है ये चीज? Yes, Yes, sir. sir. तो इन्होंने बोला भाई बोर्ड की ड्यूटी बनती है कि भाई जो एम्प्लॉय से संबंधित पॉलिसीज और कैसे हम हमारे एम्प्लॉयज से संबंधित जो भी रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं वो कंपनी की वैल्यू के साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। किसके साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए? वैल्यूज के कंपनी साथ वैल्यू। कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अब आप देखो कि भाई एग्जांपल के तौर पे कि कोविड आया। अब कोविड के आने के बाद आपने देखा होगा कि मेजर इंडिया में इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबली जितनी भी कंपनीज थी उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सैलरीज को काटना चालू कर दिया। सैलरी कट हुआ, सबका पे आउट जो है वो कट हो गया था यहाँ पर 50% से 60% से हुआ था। हुआ था नहीं हुआ था, भूल गए क्या? यस सर। हुआ था, आपने देखा होगा। लेकिन अगर आप इंडिया में बात करोगे तो टीसीएस की विच इज बेसिकली ओन्ड बाय टाटा ग्रुप, और टाटा ग्रुप के ओनर कौन है भाई हमारे? बेसिकली मेजर रतन Ratan टाटा। Tata. तो रतन टाटा की या फिर टाटा ग्रुप की हमेशा पॉलिसी रही है दैट इज या वैल्यूज, वो उनकी वैल्यूज ये रहे हैं कि भाई एम्प्लॉय वेलफेयर सबसे ऊपर है। यस और नो? तो इवन द टाइम कोविड आ गया ना तब भी उन्होंने अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज में कोई बहुत ज्यादा मेजर डिडक्शंस नहीं किए, पूरी सैलरी जो है वो दी है अपने एम्प्लॉयज को। तो आप अपने एम्प्लॉयज के साथ क्या कर रहे हो ना, वो आपकी कंपनी की वैल्यूज के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। आपने वैल्यूज तो कंपनी की बहुत अच्छी बना रखी है कि हम एम्प्लॉयज को जो है वो बढ़ने का मौका देना चाहते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज को एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जहां पर वो बहुत कुछ सीख सकें। ठीक है, ये सब बातें आप कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी कंपनी की पॉलिसी ऐसी बनी हुई है कि भाई आपके एम्प्लॉयज जो है वो बहुत खुल करके काम नहीं कर पाते या खुल करके अपनी बात नहीं रख पाते या आप उन्हें करने नहीं देते, तो फिर होगा ये कि भाई आपकी कंपनी की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका बिजनेस जो है वो नहीं ग्रो करे। मेरी वैल्यू क्या है वो मेरे को देखना पड़ेगा कि भाई मैं जिन वैल्यूज को, मैं जिन सिद्धांतों को मानता हूं वो ट्रीटमेंट मुझे मेरे एम्प्लॉयज के साथ करना पड़ेगा। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ पे? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, और कहने का द वर्कफोर्स शुड बी एबल टू रेज मैटर ऑफ कंसर्न। तो अगर कोई चिंता की बात है तो आपके एम्प्लॉयज के पास पूरा ये ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर वो अपनी उस प्रॉब्लम को या उस चिंता को जो है वो बोर्ड तक पहुंचा सके। ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। ये सारे काम बोर्ड के हैं बेसिकली। आगे समझ में बेटा क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अच्छा ये तो कुछ प्रिंसिपल्स थे, कुछ प्रोविजंस इन लोगों ने डिस्कस किए। प्रोविजंस आर सम रूल्स, है ना? और जो प्रिंसिपल से अलग होते हैं ये तो मैंडेटरी हो गए। अच्छा ये तो करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोविजन प्रिंसिपल्स जो है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, आप उनको तोड़ मरोड़ के यूज कर सकते हो। लेकिन प्रोविजंस के साथ ऐसा नहीं होता। प्रोविजंस जैसे होते हैं उनको आपको वैसे ही यूज करना पड़ता है। आगे बस समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. यस तो सर। प्रोविजंस और प्रिंसिपल्स में थोड़ा सा ही फर्क होता है। तो प्रोविजन क्या है हमारे जो हमारा यूके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के कोड है। तो बोर्ड शुड डिस्क्राइब इन द एनुअल रिपोर्ट हाउ अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क टू द फ्यूचर सक्सेस ऑफ द बिजनेस हैव बीन कंसीडर्ड एंड एड्रेस्ड। तो जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट आई बनेगी, है ना, हर कंपनी को हर साल अपनी रिपोर्ट बना करके अब शेयर होल्डर्स के सामने रखनी होती है। उस रिपोर्ट को एनुअल रिपोर्ट कहते हैं। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उसी का ही पार्ट होता है और उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उस रिपोर्ट में बोर्ड को ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि फ्यूचर सक्सेस को लेकर के जो अपॉर्चुनिटीज हैं या जो रिस्क हैं उसे कैसे कंसीडर किया गया है और कैसे हम उसको एड्रेस करेंगे। मान लो अब कोई कंपनी और ऐसा लगता है कि भाई भविष्य में हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा कि भाई उसके बाद हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे या नुकसान हो जाएगा, तो आप अब क्या कर रहे हो, है ना? से फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं भाई फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी की। अभी आपको पता है फिफ्थ जनरेशन आ गया है यहाँ पे, यस और नो?
Yes, गया ना भाई, sir. अब फिफ्थ जनरेशन आ गया नाउ। अब जैसे मान लो एयरटेल है या वोडाफोन है, अब दे आर करंटली वर्किंग ऑन दी फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी। जियो आपकी फिफ्थ जनरेशन की बात कर रही है, वोडा। तो ये एक रिस्क है जिससे कि प्रेजेंट बिजनेस ऑब्सलीट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप बात करो, आप गाड़ियों का मार्केट देख लो, कितनी जल्दी से अब हमारा मार्केट चेंज हो रहा है, और अब हम जो फॉसिल फ्यूल्स या पेट्रोल या डीजल पे चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं विद दी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। हो रहा है ये, आप तेजी से ये मार्केट चेंज हो रहा है, और अब जो है वो लोग बाग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीदना चालू कर रहे हैं। यस और नो? Yes, sir. तो Sir. जैसे जैसे लोग बाग ईवी के मार्केट में जाएंगे, तो पुराना फॉसिल फ्यूल्स पे चलने वाला जो गाड़ियों का मार्केट था वो ऑब्सलीट होगा। मतलब जो कंपनीज मारुति है कार के मामले में अगर बात करें, या Hyundai है, तो ये जल्दी ही ऑब्सलीट हो जाएंगी। तो ये एक रिस्क आपको दिख रहा है भविष्य में कि यार ये ईवी का जो मार्केट है ये पुरानी गाड़ियों के लिए जो है वो एक रिस्क है, और इससे पुराना जो बिजनेस है वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो बोर्ड ऑफ मेंबर ने कुछ सोचा नहीं है आज तक इस बारे में? कंपनी के सोचा होगा ना कि भाई किस तरीके से आप इसको एड्रेस करोगे, क्या करोगे अब कंपनीज को बचाने के लिए। फॉर एग्जांपल Hyundai के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने कुछ तो सोचा होगा कि भाई आने वाले समय में किस तरीके से हम हमारी कंपनी को बचाएंगे, कैसे हमारा मार्केट जो है वो रिटेन करके रखेंगे, कैसे हम लोग बिजनेस करेंगे, क्या होगा, ये सब सोचा होगा आपने। यस और नो? Yes, sir. ये सोचा होगा ना आपने। तो यूके का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोड है वो कहता है कि भाई बोर्ड को एनुअल रिपोर्ट में इस तरीके के जो रिस्क हैं या अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो उसको कैसे उन्होंने कंसीडर किया, कैसे उनको एड्रेस किया, इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। आ गई बात समझ में क्लियरली यहाँ पे? यस और नो? एनुअल रिपोर्ट में आपको बताना पड़ेगा भाई हम कैसे ये जो आने वाला रिस्क है फ्यूचर में, भविष्य में जो नुकसान होने की मेरे को संभावनाएं दिख रही है, कैसे हम इसको लड़ेंगे, कैसे हम इसको एड्रेस करेंगे। आया समझ में बेटा? क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। उसके अलावा बोर्ड को और क्या काम करना पड़ेगा? बोर्ड को आपको कल्चर का असेसमेंट करना पड़ेगा, कैसा कल्चर उन लोगों के आप कंपनी में है, कैसा कल्चर उनके बिजनेस में है, उसका मॉनिटर आप करोगे। वेयर बिहेवियर थ्रू आउट द बिजनेस इज नॉट कंसिस्टेंट विद द पर्पस, वैल्यू और स्ट्रेटजी, बोर्ड शुड इंश्योर मैनेजमेंट इज टेकन केयर। तो अगर बोर्ड मेंबर्स को दिखता है कि भाई हमारे यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं दे आर नॉट, दे बिहेवियर इज नॉट कंसिस्टेंट, हमारी बिजनेस का जो पर्पस था, हमारी कंपनी का जो पर्पस है, जो वैल्यू है या स्ट्रेटेजी अगर उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं है, तो बोर्ड को उसे सुधारने के लिए क्या किया, क्या एक्शन यहाँ पर लिया है, बोर्ड का ही काम है। आया समझ में क्लियरली यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। इसके अलावा फॉर्मल जनरल मीटिंग्स के अलावा आपको शेयर होल्डर्स के साथ जो है वो रेगुलर जो है वो अदर मीटिंग्स भी करने। फॉर्मल जनरल मीटिंग का मतलब हो गया कि भाई बाय लॉ तो रिक्वायर्ड है साल में 4 बार मिलना है तो मिल लेंगे, लेकिन साल में 4 बार मिलने के अलावा भी आपको 5वीं और 6ठी बार अपने शेयर होल्डर्स के साथ मिलना चाहिए। ये आपको करना पड़ेगा। आया समझ में? यस और नो? Yes, sir. Yes, ठीक है। sir. इसके अलावा ये कहते हैं कि अगर कभी 20% से ज्यादा वोट अगेंस्ट दी बोर्ड रिकमेंडेशन फॉर अ रेजोल्यूशन, बोर्ड कहता है कि भाई हम जो है वो रेजोल्यूशन रिकमेंड कर रहे हैं, हम ये करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी XYZ काम आप करना चाहते हो और उसके लिए जो है वो वोटिंग होनी है, और 20% से ज्यादा वोट बोर्ड के अगेंस्ट में कास्ट हो जाए, है ना। कंपनी कहती है कि भाई हम लोग जो है डिविडेंड देना चाहते हैं लेकिन कम देना चाहते हैं, अब वोट जो आया 20% जो है वो आपके अगेंस्ट में आ गया, लोग कह रहे नहीं, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई क्या रीजन है कि 20% से ज्यादा शेयर होल्डर्स हमको अपोज कर रहे हैं। भाई बड़ा बड़ा नंबर होता है 20%, यस और नो? बड़ा नंबर होता है ना 20%, तो है बहुत सारे शेयर होल्डर हो जाते हैं 20% में, यस और नो? सोचो रिलायंस जैसी कंपनी तो 20% शेयर होल्डर तो बहुत बड़े नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, लाखों शेयर होल्डर हो जाएंगे, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो बोर्ड का काम क्या बनता है? बोर्ड ये पूछे भाई उन लोगों से कि भाई ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि आप लोग हमारे अगेंस्ट में जा रहे हो। वैसे देखो कोई भी डिसीजन कंपनी में लिया जाता है बाय दी सिंपल मेजोरिटी, आपको 51% वोट चाहिए, वो अगर आपको मिल गए तो आप डिसीजन ले सकते हो हाँ या ना।
लेकिन 49% तो अगेंस्ट है लोग। अगर मान लो कि वोट हमको मिला वो 51% एग्जैक्ट मिला, तो 49% तो उसका मतलब अगेंस्ट है लोग, जो कि छोटा नंबर नहीं है। यस और नो, बड़ा नंबर है। Yes, sir. तो ये कह रहे हैं 49% तो नहीं, लेकिन अगर इवन 20% लोग भी आपके अगेंस्ट में हैं, तो आपको ये रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई क्या है। द कंपनी शुड एक्सप्लेन व्हाट एक्शन इट इंटेंड टू टेक टू अंडरस्टैंड। तो आपने क्या एक्शन लिया ये जानने के लिए कि भाई 20% लोग हमारे अगेंस्ट में क्यों है। आ गया भाई समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. इसके अलावा बोर्ड को और क्या काम करना पड़ेगा? द बोर्ड शुड अंडरस्टैंड द व्यूज ऑफ द कंपनीज अदर की स्टेकहोल्डर्स एंड डिस्क्राइब हाउ देयर इंटरेस्ट हैव बीन कंसीडर्ड इन द बोर्ड डिस्कशन। For engagement with the workforce, the company should use a director appointed from the workforce, a workforce advisory panel, or a designated non-executive director. बोर्ड को कंपनी के दूसरे स्टेक होल्डर्स के व्यू जानना पड़ेगा। भाई अदर की स्टेक होल्डर्स का मतलब हो गया भाई कंपनी में एक तो आप खुद हो डायरेक्टर, आप क्या सोचते हो, एक हो गए शेयर होल्डर। क्रेडिटर भी कंपनी के बड़े शेयर स्टेक होल्डर होते हैं क्रेडिटर्स जिन लोगों ने आपको उधार दिया हुआ है, हाँ या ना? यस और नो? Yes, sir. कई बार कंपनी के सप्लायर्स भी जो होते हैं वो भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं मेजर। तो उन लोगों का भी जो है वो व्यू आपको समझना पड़ेगा। एंड डिस्क्राइब हाउ देयर इंटरेस्ट हैव बीन कंसीडर्ड इन द बोर्ड डिस्कशन। तो उनका इंटरेस्ट आप कैसे, क्या बोर्ड कभी बैठ करके बात करता है कि क्रेडिटर के इंटरेस्ट में हम लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये बात आपको करनी पड़ेगी जब बोर्ड मीटिंग्स होंगी। आया समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और स्पेसिफिकली वर्कफोर्स के एंगेजमेंट के लिए कंपनी को क्या करना चाहिए? कंपनी को एक डायरेक्टर नियुक्त करना चाहिए, डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए। वो कहां से होना चाहिए? वो इटसेल्फ एम्प्लॉयज में से होना चाहिए। देखो डायरेक्टर कहां से होना चाहिए? डायरेक्टर वो एम्प्लॉयज में से होना चाहिए। वर्कफोर्स एडवाइजरी पैनल का भी हो सकता है, या फिर एक स्पेशली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनकी तरफ से आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के की जब मीटिंग हो वहां पर वो बैठना चाहिए, जो एम्प्लॉयज का जो है वो इंटरेस्ट की बात करे, जो एम्प्लॉयज के हक की बात करे आप लोगों के सामने बैठकर। आया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। देखो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का मतलब वो डायरेक्टर्स होते हैं जो डेली ऑफिस आएंगे, काम करेंगे, डे टू डे ऑपरेशंस देखेंगे, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हम उन लोगों को कहते हैं जिनका काम रोज का जो है वो कंपनी का मैनेजमेंट नहीं है। वो कंपनी का मैनेजमेंट देखने के लिए नहीं आते हैं रोज का ना रूटीन वाला, वो आते हैं पार्ट टाइम बेसिस पर एक्सपर्ट्स की तरह कि हाँ भाई अगर जैसे वर्कफोर्स की एम्प्लॉयज की अगर बात हो रही है तो भाई एम्प्लॉयज की तरफ से जो है एक रिप्रेजेंटेटिव, बेसिकली जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा वो आएगा और बैठेगा, क्योंकि वो फिर उन्हीं की तरफ से आया है बात, क्योंकि एम्प्लॉयज की चल रही है तो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। आई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो ये हम इस तरीके से बात कर रहे हैं, जिसके बारे में डिसीजन ले रहे हो उनका तो रिप्रेजेंटेटिव ले लो। आप अगर कंपनी के एम्प्लॉयज के बारे में कोई निर्णय लेने जा रहे हो तो कंपनीज का एम्प्लॉयज में से भी तो कोई रिप्रेजेंटेटिव आपके पास बीच में बैठना चाहिए जो उनका पक्ष रख सके, तभी तो एक सही डिसीजन आप ले पाओगे। तभी तो ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी पावर का अब्यूज नहीं कर रहे हो। अगर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो आपको क्या पता कि भाई वो क्या चाहते हैं? यस और नो? आया ना? Yes, sir. ये चीज इन लोगों ने, वो तो बोर्ड को ये करना पड़ेगा कि वो जो है कंपनी के दूसरे स्टेक होल्डर्स का भी व्यूज समझे। ठीक है। द वर्क शुड बी एबल टू रेज कंसर्न। उसके अलावा और काम इन लोगों ने बताया कि भाई अगर कंसर्न है तो रेज करने का पूरा जो है मौका आपकी वर्कफोर्स के पास होना चाहिए अनार्मसली। आपने देखा ना भाई कंपनी में मानो जैसे आप लोग एम्प्लॉय हो और आपके साथ वाला फ्रॉड कर रहा है, अब आप चाहते तो हो रिपोर्ट करना ऊपर कि यार हम ये बता दें कि हमारे साथ वाले, लेकिन आप ये चाहते हो कि भाई मेरा नाम नहीं है। ऑल ऑफ यू वांट, कोई चाहता है कि भाई मेरा नाम आ जाए इस बार? किसने बताया भाई? नहीं जाओगे ना, ऑफ सी बात है। No, चाहते हो sir. क्या कि आपका नाम आ जाए? No, sir. नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता ना भाई।
क्योंकि आपका अगर नाम आ गया तो उसको पता चल गया कि आपने उसकी कंप्लेन करी है, ठीक है। और हो सकता है कि ऑफिस से बाहर निकलने के बाद वो अच्छी खासी आपकी पिटाई कर दे, ये भी हो सकता है। तो आप डरते हो, तो आपके जो भी आपकी कंपनी है वहां पे इस तरीके का एनवायरनमेंट होना चाहिए कि लोग बाग अगर ऐसी कोई चिंता की बात है, कोई कंसर्न है, तो वो बताएं ऊपर तक, बोर्ड तक, एंड एनोनिमसली बताएं। इसे विसल ब्लोइंग कहते हैं, ठीक है, ताकि उसका नाम किसी को पता नहीं चले। इस तरह का कल्चर जो है वो आपका होना चाहिए। आगे भाई समझ में यहाँ पे ये Yes, sir. पॉइंट? किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। ये आ गया समझ में? वर्क विसल ब्लोइंग वाला पॉइंट, द वर्कफोर्स शुड बी एबल टू रेज कंसर्न इन कॉन्फिडेंस एंड एनोनिमसली। क्लियर है यहाँ पे? Yes, sir. सर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस का मतलब है कॉन्फिडेंटली कर सके। मतलब अगर मैं कोई बात अपनी रखना चाह रहा हूँ तो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई मेरी बात सुनी जाएगी, ठीक है। अगर मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मेरी बात सुनी जाएगी तो मैं बात करूंगा ही क्यों? सीधी बात है ना, यस और नो? ओके सर। ठीक है, सोचो आपके परिवार में कोई निर्णय लिया जाना है, आप ही से संबंधित है, और आपको उसके बारे में कोई चिंता है कि यार, लेकिन आपको अगर ये लगता है कि मैं अपनी बात बोलूंगा तब भी किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ना है यहाँ पर, तो आप अपनी बात रखोगे सामने? क्या कॉन्फिडेंस है आपको इस बात का कि आपकी बात सुनी जाएगी? तो मैटर ही नहीं करती अगर बात, तो हम बात ही नहीं करेंगे ना। करोगे आप? ये बताओ। नो सर। नहीं करोगे ना। दैट्स तो आपके एम्प्लॉयज को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई हाँ भाई हमारी बात को सुना जाएगा। अगर हम कोई चिंता का विषय जो है वाकई उसको बोलेंगे तो वो सुनेंगे, दे विल टेक इंटरेस्ट। तो वो कॉन्फिडेंस उनमें होना चाहिए। कॉन्फिडेंस शब्द का मतलब इनके यहाँ पे ये है, द वर्कशॉप शुड बी एबल टू रेज कंसर्न इन कॉन्फिडेंस एंड अनॉनिमसली। और अगर मैं ऐसी कोई बात बता रहा हूँ कि भाई जिससे कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो मेरा नाम भी यहाँ पे नहीं पता चलना चाहिए। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। डायरेक्टर्स कंसर्न अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द बोर्ड और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी दैट कैन इज और शुड बी मिनिटेड। अच्छा, अब कोई कंसर्न ऐसा है यहाँ पे, ऑपरेशन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड किस तरीके से काम कर रहा है, या मैनेजमेंट जो है वो अगर कोई काम कर रहा है उससे रिलेटेड कोई मैटर है जिसको कि रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? जिसको कि रिजॉल्व नहीं, जिसका समाधान अभी आपके पास नहीं है, उसे मिनट करना चाहिए। मिनट क्या होता है? देखो, जब कोई मीटिंग होती है ना, स्पेशली हमारी बोर्ड की जब मीटिंग होती है, आपको मीटिंग मिनट्स के बारे में सुना है आपने यहाँ पे कभी? ये सुनो, यस सर। Yes, sir. जब बोर्ड की मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में स्पेशली जो आपके कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उनको, उनका काम क्या होता है, जैसे मीटिंग कब स्टार्ट हुई तो उनके पास एक मिनट बुक होती है जिसमें वो नोट करते हैं चीजें। मीटिंग स्टार्ट हुई, फिर मीटिंग स्टार्ट हुई तो कितने मेंबर्स उसमें थे, कोरम, मतलब अगर मीटिंग स्टार्ट होने के लिए कम से कम 4 बोर्ड मेंबर्स की जरूरत थी तो वो प्रेजेंट थे या नहीं थे। फिर अब अगर कुछ यहाँ पे निर्णय लिया गया है, कोई डिसीजन लिया गया है, कोई चीज है, तो वो सब ऐसे टाइम वाइज नोट करते चलते हैं कि अच्छा भाई इस मीटिंग में। तो इन्होंने स्पेशली बोला कि भी डायरेक्टर्स कंसर्न अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द बोर्ड और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व। अब ऐसी कोई बात आई है कि भाई काम को लेकर के, बोर्ड के या मैनेजमेंट को लेकर के, जिसको कि रिजॉल्व नहीं किया, तो स्पेशली वो मिनट किया जाना चाहिए, वो आपकी मिनट्स बुक में वो लिखा जाना चाहिए। आगे समझ में यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. सबको आ गया? किसी को डाउट इस पॉइंट में हो तो जल्दी बता दो। समझ में आया? मिनिटेड मतलब एक बुक होती है जिसमें कि आप नोट करते हो, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा मिनिटेड। ऑन रेजिग्नेशन, एनईडी, एनईडी का मतलब है नॉन एग्जीक्यूटिव शुड प्रोवाइड अ रिटन स्टेटमेंट टू द चेयर फॉर सर्कुलेशन टू द बोर्ड इफ दे हैव एनी। तो अगर मान लो कभी कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पे रिजाइन देता है तो चेयर, चेयर मतलब चेयरमैन को उसे रिटर्न स्टेटमेंट देना चाहिए कि भाई बोर्ड में आप ये बांटिए। अगर उसका कोई कंसर्न है जो कि वो बताना चाहता है तो ये आपका होना चाहिए। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो ये चीज? Yes, sir. यस सर। ये बेसिकली बोर्ड को लेकर के है ना। और इसमें आगे दे रखा है कि भाई बोर्ड का रोल क्या है, बोर्ड के स्पेसिफिकली चेयरमैन का क्या रोल है, चीफ एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का क्या रोल होता है,
नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का क्या रोल होता है, ये हमको पढ़ेंगे, ये हम कल स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया क्या जो आज पढ़ा है यहाँ पे, जो सोनू? Yes, sir. ये सब तो पढ़ लेना, ताकि जो है वो अगर कोई डाउट हो तो, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक पॉइंट तो है नहीं, बहुत जनरल जनरल से पॉइंट है। फिर भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो कल आप मुझसे पूछना है चीज, ठीक है भाई? और Yes, कोई sir. बात यहाँ पे, और कोई डाउट? तो फिर खत्म करते हैं क्लास। बाय, गुड नाइट।